नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। करंट अफेयर्स का योगदान आप जानते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? तो ये मिजोरम राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक रही है, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? तो सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है? तो आईफोन का उत्पादन टाटा समूह शुरू करने जा रहा है। आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है भारत में टाटा समूह। हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान आपका चीन ने शुरू किया है। 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान चीन ने शुरू किया है। चीन की आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जैसे चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को भी सक्रिय किया है। 16 मेगावाट क्षमता वाली, ठीक है, पवन टरबाइन को सक्रिय किया है चीन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी? तो दक्षिण पूर्व एशिया का नेतृत्व करेंगी साइमा वाजिद, जो कि शेख हसीना की पुत्री हैं। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी साइमा वाजिद। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है भारत का पहला लेवेंडर फार्म, जम्मू कश्मीर में। और आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर के भद्रवा राजमा और रामबन सुलाई सेहत को जीआई टैग मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेजबानी कश्मीर करेगा। 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव भी जम्मू में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो निर्मला सीतारमण है ये। इन्होंने श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। और आपको बता दें कि फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। श्रीलंका की महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो आपको बता दें कि ये सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। और सऊदी अरब की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, जैसे सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेदा शहर में किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। अल मोहद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। अल मोहद अल हिंदी, अल मोहद अल हिंदी सैन्य अभ्यास है, ये भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? तो चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये दीप नारायण नायक है। ये जिसे इन्हें वैश्विक पुरस्कार 2023 मिला है, दीप नारायण नायक। विजन इंडिया @2047 योजना तैयार करने का काम किस संस्था को सौंपा गया था? तो ये नीति आयोग को सौंपा गया था। विजन इंडिया @2047 योजना तैयार करने का नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के अनुसार भारत को एक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से एक विजन दस्तावेज अपने अंतिम चरण में है। अनुमान लगाया गया है कि 2047 में भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $70,590 होगा। सलीमुल हक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे।
जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे सलीमुल हक। जलवायु न्याय के एक प्रमुख वकील और ढाका में इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निदेशक प्रोफेसर सलीमुल हक का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह जलवायु परिवर्तन पर्यावरण विकास के क्षेत्र में एक सम्मानित विशेषज्ञ थे। ठीक है, बांग्लादेश के थे ये। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है वो रिलायंस जियो ने शुरू की है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने शुरू की है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर पेश की है। इसका उद्देश्य भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जो पहले कम सेवा वाले या दुर्गम थे। जियो स्पेस फाइबर शुरू की है इन्होंने, जियो स्पेस फाइबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? तो कोकीन के लिए टीका विकसित किया ब्राजील ने। यूरोपीय संघ EU और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया है? तो यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजित किया है। गिनी की खाड़ी में यह अभ्यास ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ और भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद हुआ है। अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का INS सुमेधा एक अपतटीय गश्ती जहाज है। गिनी की खाड़ी में 3 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के जहाज़ों के साथ शामिल हुआ है। INS सुमेधा भारत का है, ये भारत का है INS सुमेधा। INS सुमेधा है ये, INS सुमेधा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो एक कतर है। ये पूर्व नौसैनिक अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए गए थे। कतर ने इन नौसैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इन पूर्व नौसैनिकों के परिवारों से मुलाकात की। फिलहाल इनकी रोक लगा दी गई है मौत पर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष होंगे शेखर कपूर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? ये बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान ताल्या हैं। बेंगलुरु के 10 वर्षीय बेंगलुरु के हैं 10 वर्षीय विहान ताल्या। इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या किया गया है? आप जानते ही हैं कि पहले कोलकाता में ब्रिटिशों का शासन भी रहा था, तो वहाँ राजभवन है। उसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर है? ये मनीला है, मनीला ये शीर्ष पर है। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार मुंबई ने भी वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में प्रति वर्ष प्रति चौथी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जबकि मनीला शीर्ष पर है। मुंबई का स्थान चौथा है, मनीला पहले पर है। ठीक है। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने 111 पदक जीते चौथे एशियाई पैरा खेलों में। और एशियन गेम्स में भारत ने 107। दोनों का आयोजन चीन के हांगजू में हुआ और इसमें भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत, 51 कांच जीते। उसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी स्थापना का 100वीं वर्षगांठ मनाई है? तो तुर्की ने अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। तुर्की गणराज्य ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई, जो ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में इसकी स्थापना की 1 शताब्दी है। पहले यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य था। क्या था? ओटोमन साम्राज्य था तुर्की में।
और इसके पतन के बाद इसकी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ है ये। यहाँ अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हाल ही में किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हितेश कुमार एस मकवाना है, हितेश कुमार एस मकवाना, इनको भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले वह गृह मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे। उन्हें इस पद पर भर्ती नियमों से परे जाकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले भारतीय सर्वेक्षक विभाग में भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है। नियुक्ति नियमों से परे जाकर नियुक्त किया है इनको। हाल ही में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तो दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ये आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करता है और इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त करता है, ठीक है, आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त, और इसमें 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, ठीक है, 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। और आपको बता दें कि नियुक्तियों में बताते हैं, जैसे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया है। WHO ने अपने टीवी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो ये एंजेलो मैथ्यूज हैं। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के हैं। तो ये टाइम आउट हो गए। श्रीलंका बनाम बांग्लादेश मैच में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज के नाम एक दुर्भाग्यपूर्ण रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। बता दें कि टाइम आउट उसके कहा जाता है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई खिलाड़ी आउट होता है और उसके स्थान पर दूसरा खिलाड़ी मैदान पर बैटिंग के लिए आता है तो उसे निर्धारित समय पर आना होता है, जो 3 मिनट होता है। अगर खिलाड़ी 3 मिनट में नहीं आता है तो उसे एम्पायर आउट करार दे सकता है। तो एक एंजेलो मैथ्यूज 3 मिनट के दौरान नहीं पहुंचे तो इनको टाइम आउट करार दे दिया गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अपील की और उसको उनके स्वीकार कर लिया गया और इनको टाइम आउट कर दे दिया गया। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश बना है? तो चिली है, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य देश बना है। यहाँ चिली ने संगठन में शामिल होकर सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो RBI के नए कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा बने हैं। मनोरंजन मिश्रा बने हैं। कुप प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग, बाह्य निवेश और संचालन विभाग के लिए अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में जापान को 4-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो कि वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने जीता है और जापान को शिकस्त देकर जीता है। यह भारत का दूसरा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब है। भारत ने इससे पहले सिंगापुर में 2016 में यह खिताब अपने नाम किया है। एक माह में 16 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा है? 16 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह है, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है ये मुद्रा बंदरगाह? गुजरात में है। गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह अक्टूबर 2023 में एक महीने में 16 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है। यह भारत में किसी भी बंदरगाह द्वारा संचालित अब तक की सबसे अधिक मात्रा है। मुद्रा पोर्ट का स्वामित्व अदानी समूह के पास है और यह अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रमुख है। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एपी सेज। आप सेज की फुल फॉर्म तो जानते ही हैं, कई बार एग्जाम पूछ चुका है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पार्ट है ये। किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 केरल ने जीता है। यह पुरस्कार राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन
कि प्रभावी, टिकाऊ और महिला समावेशी कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण पुष्टि है। यह पुरस्कार स्थानीय व्यंजनों, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदाय के लिए आय उत्पन्न करने में आरटीएम के काम को मान्यता देता है। केरल ने बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग, क्राफ्ट एंड फूड शेडिंग में भी यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में L&T किस राज्य के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? तो L&T ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण आंध्र प्रदेश में करेगी। आंध्र प्रदेश की आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना भी शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है। हाल ही में फैड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आर वैशाली हैं, प्रणा नंदा की बहन है ये, उन्होंने जीता है, आर वैशाली। हाल ही में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी चीन करेगा, लेकिन चीन के यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? चीन। हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो भूटान किया है ऐसा, इसने अपने आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दी है। और आपको बता दें कि भूटान की महत्वपूर्ण बात, भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए सर्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर है। दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर है बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोखला बैल बनाया है। भूटान ने फवेला एक बीमारी है, तो उसके सफल उन्मूलन की घोषणा भी की है। फवेला, भूटान ने फवेला के सफल उन्मूलन की घोषणा भी की है। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। ठीक, मैं यानी कि इसको गरीब पिछड़ा देश मानते हैं, लेकिन सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है भूटान। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल बढ़ाया गया है? तो 5 साल बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में PMJKAY की शुरुआत की गई थी। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खुलेगा। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, जैसे रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फुट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। पहला पशु शवदाह लखनऊ में खुल गया है, ये आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया है। टी पद्मनाभन को चुना गया है। टी पद्मनाभन जो प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए। और आपको बता दें कि नियुक्तियों में 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार नंदिनी दास को मिला है। चाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार से बेअंत ताल्या को सम्मानित किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8वीं बार बैलन डियोर पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर के बादशाह हैं। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार दिया है। DY चंद्रचूड़ भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आप जानते ही हैं। हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। राजेंद्र मेनन। WHO ने अपने टीवी सलाहकार समूह में सारंगदेव को नियुक्त किया है, जानते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने MD एंड CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया है। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया है। और राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष आशा पटेल को नियुक्त किया है। नियुक्तियों हमने देख ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 9 नवंबर को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को भारत के उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल बोलते थे, फिर इसके नाम बाद इसका उत्तराखंड पड़ा। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, 9 नवंबर 2000 को। कई वर्षों के आंदोलन के बाद भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इस दिवस को घोषित किया था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर 11 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बने हैं? वी चंद्रशेखर हैं। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 23 और कॉर्पोरेट अभ्यास किया है? तो ये बांग्लादेश है। भारत ने बांग्लादेश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 23 और कॉर्पोरेट अभ्यास किया है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर 23 और कॉर्पोरेट अभ्यास किया है। बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर 23 का चौथा संस्करण भारतीय और बांग्लादेश नौसेना के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट का 5वां संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ। इस अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं के जहाज़ों और विमानों ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्ती की और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के लिए समुद्री अभ्यास में लगे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दुनिया के पहले रोबोट सीईओ का क्या नाम है? दुनिया के पहले रोबोट सीईओ का नाम मीका है। कोलंबिया के कार्टाजेना स्थित स्पिरिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मीका को नियुक्त किया है, जो एक रोबोट के रूप में प्रकट होता है। मीका हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर के बीच एक शोध परियोजना है। नासा का क्यूरोसिटी रोवर एक खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो वह खगोलीय पिंड क्या था? तो वह खगोलीय पिंड है मंगल ग्रह। क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने 7 नवंबर 2023 को मंगल ग्रह पर 4000 मंगल दिवस पूरे किए। रोवर 5 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह के गेल क्रेटर पर उतरा। इसका मिशन यह अध्ययन करना है कि क्या प्राचीन मंगल ग्रह पर सूक्ष्मजीवी जीवन का समर्थन करने की स्थितियां थीं या नहीं। कार के आकार के रोवर ने मंगल ग्रह पर लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा की है। कार के आकार का रोवर है, इसने मंगल ग्रह पर लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा की है और अपना 39वां नमूना एक चट्टान जिसे सेकेयुआ कहा जाता है ड्रिल किया। रोवर 10 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई है? तो ये अमेरिका है, यूएसए। अमेरिका की महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जैसे फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया? तो ये बिहार में हुआ है। जातिगत जनगणना हुई थी और बिहार ने ये पारित कर दिया है। बिहार की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री ने स्वी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए, ये जानते हैं आप। हाल ही में कहाँ आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस देहरादून में मनाया गया है। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस देहरादून में मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है ये। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का
कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फुट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी, ये आप जानते हैं। हाल ही में किस देश के लग्जरी ब्रांड बिरयानी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है? तो बिरयानी इटली का लग्जरी ब्रांड है। बिरयानी इटली का लग्जरी ब्रांड है। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं ये DY चंद्रचूड़। इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। हाल ही में कौन सा देश भारत को सूचित देशों की सूची में जोड़ेगा? तो ये ब्रिटेन है जो भारत को सूचित देशों की सूची में जोड़ेगा। और आपको बता दें कि ब्रिटेन की महत्वपूर्ण बात, सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने पर परियोजना पर काम कर रहा है ब्रिटेन, बल्कन 2020 जिसे बोलते हैं। और आपको बता दें कि AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा बना है? तो ये सिक्किम बना है। सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल है सिक्किम। हाल ही में कॉन्कॉर्ड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD बने हैं? तो ये संतोष कुमार झा हैं जो कि कॉन्कॉर्ड रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD बने हैं। नियुक्ति में हम बता दें कि आपको सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को चुना गया है। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में परवीन मधुकर को नियुक्त किया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया है। WHO ने अपने TV सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी है, ये शीर्ष पर है। हाल ही में किस राज्य की रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये असम का है। रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन, इनको ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, ये असम के हैं। और आपको बता दें कि असम की महत्वपूर्ण बात कि असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश कर रही है। हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये गोवा में राष्ट्रीय खेल पहली बार हुए हैं। गोवा ऐसा राज्य है जहाँ में पहली बार राष्ट्रीय खेल हुए हैं और 200 पदकों का आंकड़ा महाराष्ट्र ने पार किया है। महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको कि महाराष्ट्र सरकार ने लेक लकड़ी योजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ है जो फुटबॉल लीग है उसके साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता भी आयोजन कर रही है। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया भारतीय दूतावास खोलेगा? तो ये भारत है जो कि अमेरिका के सिएटल में भारतीय दूतावास खोलेगा। और आपको बता चुके हैं हम भारत की महत्वपूर्ण बात कि भारत ऐसी वनडे इतिहास की पहली टीम है जिसने 3 या छक्के लगाए हैं और भारत लगातार छठे महीने तक उभरते बाजारों में शीर्ष पर आया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? तो ये चीन ने किया है। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो शेख हसीना है जो कि बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। तो इन्होंने दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन किया है जो प्रमुख हैं। हाल ही में कौन सा देश अदानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? तो ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो श्रीलंका के पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में जो कि अदानी का है उसमें $553 मिलियन का निवेश करेगा। हाल ही में AI किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? तो कॉलिंस डिक्शनरी का बना है। कॉलिंस डिक्शनरी का बना है ये AI जो वर्ड ऑफ द ईयर बना है कॉलिंस डिक्शनरी का बना है ये। हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये जापान में हुई है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? जापान में हुई है।
जापान का, हाँ, जापान की महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि इसरो इस जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ। जापान के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन है, इसमें परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ। एप्सिलॉन रॉकेट इंजन है जापान का, उसमें परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ। हाल ही में किस देश के क्लुचेव्स्काया सोप का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये रूस का है। रूस की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको कि भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं, जिनमें 3 की आपूर्ति रूस ने भारत को कर दी है, 2 अभी बाकी हैं। और ये चीन मिसाइल स्क्वाड्रन भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात इसने कर दिए हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपनी रक्षा खर्च में 70% तक बढ़ोतरी कर रहा है। रूस का लूना 25 अंतरिक्षयान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत कर रहा है। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विभाग पर भी प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार 6,000 रुपये प्रतिमाह पर गुजारा कर रहे हैं? 1/3 से भी अधिक परिवार, जो कि बिहार में कर रहे हैं, यानी गरीबी को अपनाते हैं। बीमारी राज्यों में आता है बिहार। और बिहार की महत्वपूर्ण बताते हैं आपको कि बिहार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। EWS क्या होता है? EWS होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो कि जनरल में दिया गया है, क्योंकि वो उनका मानना है कि OBC को आरक्षण मिल ही रहा है, तो बिहार जनरल के लिए घोषित किया है EWS, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इनको 10% का आरक्षण दे दिया था, लेकिन अब न्यायिक सेवाओं में 10% का आरक्षण दे दिया है बिहार में। और जाति गणना तो बिहार में हुई है, आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री ने रवि महाअभियान 2023 का भी शुभारंभ किया है। और बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का भी दर्जा दिया जा रहा है। हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? तो ये नेपाल में बंद करेगा। नेपाल की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको कि भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। गाय यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। और नेपाल के राष्ट्रपति ने विशंबर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये नेपाल की बात हो गई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो गाय जनगणना उत्तर प्रदेश की सरकार कराएगी। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बात देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। जल विश्वविद्यालय भारत का कहाँ खुलेगा? उत्तर प्रदेश में खुलेगा। उत्तर प्रदेश में खुलेगा, ठीक है। और रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन भी लखनऊ में किया गया है। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की गई है। 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। जल विश्वविद्यालय आप देख चुके हैं कि भारत का सबसे पहला जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? तो भारत और नेपाल ने हाथ मिलाया है। भारत और नेपाल ने हाथ मिलाया है। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक 50 जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो विराट कोहली हैं ये, जिन्होंने सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं एक दिवसीय क्रिकेट में। और आपको बता दें कि हाल ही में खेली गई पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल मैच के दौरान विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 50वां शतक जड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 49 शतक लगाए थे। सिलक्यारा सुरंग जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है सिलक्यारा सुरंग। और सिलक्यारा सुरंग से क्वेश्चन ROA एग्जाम में भी आया था, ठीक है। हाल ही में राज्य के उत्तरकाशी जिले में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग ढह गई। और उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में
400 मजदूरों के फंसने के बाद सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया और सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और सुरंग 12,000 करोड़ रुपए की 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। किस भारतीय को पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को चुना गया है। 25 वर्षीय नीरज चोपड़ा भारतीय प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने गए 5 एथलीटों में से एक हैं। अंतिम सूची में अन्य पुरुष एथलीट यूएसए के रैन क्राउसर शॉटपुट हैं, स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस पोल वोल्ट हैं, केन्या के कैलिन कैप्टन हैं मैराथन है, यूएसए के नू लायल्स हैं। तो 5 ये खिलाड़ी हैं। माउंट एटना जो खबरों में था किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है। और ये माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है माउंट एटना। पिछले बस इसमें विस्फोट के कारण लोगों की इसमें चिंता बढ़ा दी। इस ज्वाला की गतिविधि का एक लंबा इतिहास है, जिसमें 1500 ईसा वर्ष के रिकॉर्ड किए गए विस्फोट हैं और अब तक कुल मिलाकर 200 से अधिक इसमें विस्फोट हो चुके हैं। झारखंड का गठन भारत के 28वें राज्य के रूप में किस वर्ष हुआ था? तो 2000 में हुआ था झारखंड का गठन। और इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था 28वें राज्य के रूप में। ठीक है, तो ये झारखंड हो गया। आपको बता दें कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में गठन हुआ था और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। ये 3 राज्यों का गठन हुआ था। ये 26वां राज्य, ये 26वां ये है छत्तीसगढ़, 26वां छत्तीसगढ़ है, 27वां उत्तराखंड है, 28वां झारखंड है। तो 3 राज्यों का गठन 2000 में हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड। उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश एमपी से हुआ, एमपी से काटकर, और झारखंड का गठन बिहार के दक्षिणी जो हिस्सा है उसको काटकर हुआ। तो 3 राज्यों का गठन हुआ था 2000 में। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो हरियाणा है। और हरियाणा में ये फरीदाबाद में आयोजन हुआ था इसका विज्ञान महोत्सव का। और साइंस सिटी भी, हरियाणा सरकार साइंस सिटी भी ये फरीदाबाद को बनाने जा रही है। इस संस्करण की थीम क्या थी? कि अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विज्ञान भारती के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और IISF जो कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव बोलते हैं इसे, ये 2023 से प्रतिभागियों और आम जनता को लाभ प्रदान करने वाले वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए कुल 17 थीम इसमें थी। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को डायबिटीज डे यानी मधुमेह बीमारी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल डायबिटीज के कारण करीब 40 लाख मरीज की मौत हो जाती है। लेकिन सबसे अधिक जो मामले देखे गए हैं डायबिटीज के वो भारत में ही देखे गए हैं। और आपको WHO की बता दें, WHO का मुख्यालय पेरिस में है जो कि फ्रांस की राजधानी है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक नेताओं की बैठक 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक नेताओं की बैठक 2023 का मेजबान देश है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान में लीडर्स वीक के लिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुआ, जो कि 11 नवंबर से 17 नवंबर के बीच हुआ। बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1 साल में पहली बार चीनी नेता शी जिनपिंग से मुलाकात की और अमेरिका और चीन संबंधों और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा भी की। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और यह दिवस 16 नवंबर को प्रतिवर्ष प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। क्योंकि पत्रकारिता, जिसे जर्नलिज्म कहते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है।
भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। हाल ही में कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो डायना एडोल जी हैं जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं और इन्होंने 70 वर्षों तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में वीरेंद्र सहवाग और अरविंद डी सिल्वा को भी शामिल किया गया है। वीरेंद्र सहवाग भारतीय ओपनर हैं जो कि विस्फोटक बल्लेबाज थे, ये भारत के थे। और श्रीलंका के थे, श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा, इनको भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? तो WMO, जिसके विश्व मौसम विज्ञान संगठन बोलते हैं, ये संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है। और आपको बता दें कि 19वें वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के अनुसार 2022 में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है और वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र की शाखा है ये, पिछले वर्ष जलवायु वार्मिंग के लिए जिम्मेदार 3 प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और CH4, CO2, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये 3 गैस हैं जो कि ग्रीन हाउस जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। तो इन गैसों को रोकना काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन गैसों को रोकना भी चाहिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को भी मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य सौहार्दपूर्ण से अस्तित्व बनाए रखने और विश्व में शांति तथा सामंजस्य कायम करने के लिए लोगों को सहनशील बनने की आवश्यकता के विषय में जागरूक बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस की स्थापना यूनेस्को ने वर्ष 1995 में की थी। इसकी स्थापना की थी 1995 में, लेकिन 1996 से 16 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाने की घोषणा की गई और तब से इस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जा रहा है। हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश भारत है। हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो सुशील चंद्रा को डाबर ने अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। कौन सा देश यूरोप के पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो रूस है जो कि यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। और रूस ने आधिकारिक तौर पर पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल को प्रतिबंध करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समझौते से खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया है कि नाटो के विस्तार ने इस तरह के सहयोग को असंभव बना दिया। यानी नाटो चाहता है, मतलब जो पारंपरिक जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल ना हो, ऐसा ये चाहता है। जो नाटो भी चाहता है और ये संगठन भी चाहता है, लेकिन रूस कह रहा है कि नाटो का विस्तार हो रहा है। नाटो उसके अलग संगठन है जो कि रूस के खिलाफ है। नाटो की फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, लेकिन इसको अमेरिका की काफ़ी अच्छी पकड़ है, इस पर अमेरिकाई संगठन बोला जाता है इसको। हाल ही में OCI ICC ODI रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो शुभम गिल बने थे एक बार के लिए। और आपको बता दें कि वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में जो अभी हुआ था हाल ही में, तो भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहिन अफरीदी बने हैं, जो कि शाहिद अफरीदी के दामाद हैं। हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? तो जापान को मिला है। समुद्र के अंदर विस्फोट हुआ, नया द्वीप मिला जापान को। और एक चीज़ बता दें आपको जापान की महत्वपूर्ण बात, कि भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है।